हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने भी कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जहां पर हम लोग कंप्यूटर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं और जिसमें हम लोगों का जो पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने सबको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब क्या है, अगर उसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर एक पीडीएफ दे दूंगा, उससे आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हमारा जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हार्डवेयर यानी सीपीयू। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सभी को समझते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है और क्वेश्चन कौन सा है, स्टेटमेंट वाला। यानी हमारे पास 5 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार हम लोग सीपीयू को समझते हैं कि सीपीयू क्या है, कैसे काम करता है। जिसके बाद ये सारे क्वेश्चंस जो हैं और इससे रिलेटेड आगे भी जितने क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीपीयू है क्या। तो यहाँ पर डालते हैं सीपीयू। अब देखिए, सीपीयू जो है वो बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह है। जिस तरह से हमारा दिमाग सोचता है, जिस तरह से हमारे दिमाग से हम लोग काम करते हैं, कोई भी फाइल अगर हम लोगों ने कहीं पर रखी या कोई भी चीज़ कहीं पर रखी तो हम अपने दिमाग से सोचकर उस चीज़ का लगाते हैं अंदाजा कि कहाँ पर रखी हुई है। सेम इसी तरह से सीपीयू जो है वो काम करता है। अब आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई चलेंगी। तो देखिए, एक चीज़ है, सीपीयू जो है वो काम करता है। तो किस तरह से काम करता है, तो अगर हम लोग एक आसान भाषा में कहें, सीपीयू जो काम करता है वो 3 तरह से काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3, या सीपीयू के कार्य करने की जो भी प्रक्रिया है वो इन 3 तरह से करता है। एक क्या है, फेच। एक हो जाता है डिकोड और एक हो जाता है एग्जीक्यूट। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। अब इन तीनों चीजों का मतलब क्या, यानी फेच का क्या मतलब है, डिकोड का क्या मतलब है, एग्जीक्यूट जो हो गया इसका क्या मतलब है, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फेच हो गया। अगर हम लोग इसको आसान भाषा में कहें इसका क्या मतलब है, तो यानी जो भी हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन लेता है तो वो कहाँ पर लेता है, फेच जो है यहाँ पर लेता है। इंस्ट्रक्शन से क्या मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं कोई भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 2+3। अब हम लोगों ने एक कैलकुलेशन की है 2+3, इस तरह से हमने अपना कैलकुलेटर ओपन किया मतलब पीसी में, और वहां पर 2+3 लिख दिया। तो भाई 2+3 हो गया, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन है ये सीपीयू ने लिया तो ये कहां पर आ जाएगा, फेज में। तो इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया गया डिकोड। यानी डिकोड का क्या मतलब है, अब हम लोगों ने 2+3 लिखा है, यहाँ पर अभी जब डिकोड में आएगा तभी इसको डिकोड करेगा। यानी अब तक इसके लिए 2+3 इस तरह से लिखा है, लेकिन डिकोड में समझ जाएगा, ठीक है, प्लस दिया गया यानी हम लोगों को ऐड करना है, 2 और 3 को ऐड करना है। तो जब ये डिकोड में आएगा तब इसका मतलब हो गया कि इसको ऐड करना है। एग्जीक्यूट का क्या मतलब है, इन 2 और 3 को ऐड करके दे देगा, यानी यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हम लोगों को 5 दे देगा। तो अब ये चीज हम लोगों को आसान भाषा में समझ आ गई। सीपीयू जो काम करता है वो किस तरह से करता है, इसी तरह से कि पहले कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन को लेता है, फिर यहाँ पर उसको डिकोड करता है और उसके बाद जो वो एग्जीक्यूट करके दे देता है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग फाइल से समझे कि हम लोगों ने कोई भी एक फाइल ओपन की, मान लेते हैं एक फाइल है, ठीक है, लेखपाल नाम से, इस तरह से कि लेखपाल कंप्यूटर, इस तरह से चलिए मान लेते हैं फाइल का नाम है लेखपाल कंप्यूटर। हम लोगों ने जैसे इस पर क्लिक किया, यानी अब इसने इसको फेच कर लिया कि ठीक है फाइल को हम लोगों को ओपन करना है। यहाँ पर जाएगा, ये रीड करेगा, ठीक है, फाइल को रीड किया सारी चीजें, और जब हम लोगों को ओपन करके दे देगा यानी एग्जीक्यूट हो गई। तो अब हम लोगों को ये समझ आया कि सीपीयू जो है वो किस तरह से काम करता है। तीनों चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद एक चीज जानते हैं कि सीपीयू जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे ये तो हमने देखा सीपीयू काम किस तरह से करता है, लेकिन सीपीयू के अंदर कुछ भाग भी होते हैं। जैसे हो गया कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग नए पेज पर इसको भी समझते हैं। अब देखिए, सीपीयू के जो भाग हैं, सीपीयू के भाग, तो इसके 3 भाग होते हैं। एक तो हो जाता है देखिए सीयू, एक हो जाता है एएलयू और एक हो जाता है रजिस्टर। ठीक है, तीनों चीजें हो गई। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को एक चीज समझाऊं, जैसे सीपीयू हो गया, जब भी हम लोग सीपीयू सुनते हैं तब हम लोगों के दिमाग में एक चीज आ जाती है। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह के पास में इस तरह से एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ देखा होगा, तो सब लोग क्या समझते हैं कि यही एक सीपीयू है, जिसमें यहाँ पर फैन लगे हुए होते हैं
और इस तरह से। तो हम सबके दिमाग में यही आता है कि यही एक सीपीयू है, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है। ये क्या होता है? कैबिनेट। सीपीयू क्या होता है? एक इस तरह की एक चिप होगी, तो सीपीयू वो ही होता है। और सीपीयू लगा कहाँ पर होता है? तो जो ये फैन होता है इसी के पास में मदरबोर्ड पर लगा हुआ होता है, और मदरबोर्ड में बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस सारी उसी से कनेक्ट होती हैं। ये चीज़ हो गई। तो अगर कभी भी आप लोग सीपीयू सुनेंगे तब आप लोगों को समझ जाना है कि इस तरह का जो एक कैबिनेट होता है वो सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू क्या है? इस तरह की एक चिप होती है। अब इस सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो यहाँ पर एक होता है, देखिए, सीयू कंट्रोल यूनिट। एक हो जाता है एएलयू, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है रजिस्टर। अब देखिए इनका काम क्या है, हम लोग इसको समझते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो कई बार बन जाता है। अगर आप लोग कंट्रोल यूनिट को सुनेंगे तो देखिए इसके नाम में ही आ रहा है कंट्रोल। यानी कंट्रोल का क्या मतलब है? कि ये पूरे जो भी काम वगैरह हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। यानी अगर कोई भी काम हो रहा है, काम में मतलब क्या काम करना है, इसको कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजों को अगर कोई भी कंट्रोल करता है तो वो कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। इस तरह से, जैसे अगर मैं अभी आपको फाइल का ही एग्जांपल दूं जो मैंने आपको दिया था, कि कोई भी जो फाइल है, जब फाइल को ओपन करना है, यानी फाइल को क्या करना है? ओपन करना है, कब करना है, कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ों को अगर कोई भी कंट्रोल कर रहा है तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। सेम इसी तरह से अगर हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने देखा था 2+3 को ऐड करना है, तो इसको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करेगा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लेकिन अगर वहां तक ले जाएगा या उसको बताएगा कि इसको क्या करना है, तो वो कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट। यानी सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में अगर आप लोग देखेंगे, इसमें एक लिखा हुआ क्या है? अर्थमेटिक, एक लिखा हुआ है लॉजिक। तो देखिए अर्थमेटिक से क्या मतलब हो गया? जो भी चीजें होती है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गई, भाग हो गई, इस तरह की जो सारी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अब लॉजिक से क्या मतलब हो जाता है? जैसे एंड हो गया, और हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी चीजें होती है, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सारी चीजें जो भी होती है ना, तो वो सारी चीजें कहाँ पर होती हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। दोनों चीजें आप लोगों को समझ आ गई हैं। इसके बाद अब आ जाता है रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है? ये आप लोगों को पता है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। मतलब टेम्परेरी मेमोरी नहीं, मतलब एक मेमोरी है जो टेम्परेरी डाटा रखती है। ये भी चीज हो गई है। अगर मैं इसमें भी आप लोगों को समझाऊं, रजिस्टर, रजिस्टर के बाद क्या आ जाता है? केस। केस के बाद क्या आ जाता है? रैम। ठीक है, ये चीज हो गई। तो आप लोगों की सारी चीजें समझ आ गई कि सीयू का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट का, कि जो भी काम हमारे कंप्यूटर में हो रहा है, अगर हम लोग कोई भी फाइल ओपन कर रहे हैं, कोई भी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जब म्यूजिक प्ले किया तो म्यूजिक कहाँ से उठकर आएगा, कैसे प्ले होगा, जो भी साउंड वगैरह होगा जो कनेक्ट है आउटपुट डिवाइस, उसको इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाएंगे, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, उस सबको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अगर हम लोग किसी भी तरह की कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं तो वो कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और रजिस्टर का क्या काम होता है? जो भी टेम्परेरी डाटा होता है उसको सेव करके रखते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई भी डाटा वगैरह चल रहा है तो वो डाटा सेव कहाँ पर होगा? रजिस्टर में। तीनों चीजें हम लोगों को समझ आ गई हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, या मैं आप लोगों के केस स्टडी से समझाता हूं कि सारी चीजें जो है वो आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी। चलिए, एक चीज लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी चीजें हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, 5 × 5। ठीक है, एक चीज हो गई। अब अगर हम लोग एक एक करके समझें कि ये सारी चीजें वो क्या हैं, तो देखिए क्या, जैसे हम लोगों ने 5 × 5 किया तो ये डाटा कहाँ जाएगा? ये डाटा जाएगा रैम में। अब देखिए रैम में क्यों जाता है? क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई भी प्रोग्राम वगैरह रन हो रहा होता है, हम लोग कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, किसी भी सिस्टम मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को चला रहे होते हैं, तो वो कहाँ पर होता है? रैम में होता है, रैम में चल रहा होता है। समझ गए ये चीज? तो जैसे हम लोग ये डाटा मतलब डाटा डालेंगे 5 × 5, तो ये रैम में जाएगा। अब रैम के बाद क्या होगा? सीपीयू को पता चल जाएगा कि ठीक है, ये कोई भी चीज़ है, इस तरह का डाटा है और उसकी हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब सीपीयू क्या करेगा इसके बाद? कि ये डाटा जो है वो रैम से अगर बार बार उठाएगा, तब आपको पता है कि रैम में ज़्यादा टाइम लग जाता है, रैम से डाटा उठाएगा, तो रैम से क्या करेगा? सीपीयू केश में ले आएगा, जो केश मेमोरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि जैसे हम लोगों ने 5 × 5 किया तो ये क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हो गई, एक इंस्ट्रक्शन मिल गया सीपीयू को। अब वो डाटा सेव कहाँ होगा? रैम में। अब सीपीयू क्या करेगा? रैम में उसको ज़्यादा समय लगता है तो वो रैम से उठाकर केस में ले आएगा। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। अब जब डाटा केस में आ जाएगा तब इसके बाद क्या करता है, मतलब जो भी सीपीयू है, तो केस से वो डाटा आ जाता है रजिस्टर में।
अब रजिस्टर में क्या होता है, एक होता है डाटा रजिस्टर, तो ये डाटा रजिस्टर में आ जाएगा। जैसे 5 है तो इस तरह से 5 और 5 जो है वो डाटा रजिस्टर में आ जाएगा। और डाटा रजिस्टर के बाद क्या होता है, जब यहाँ पर आ जाता है तो इसके बाद एक चीज हो जाती है कि अब जो है कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू की, अब वो क्या करती है, इस डाटा को डिकोड करती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो वो जब इसको डिकोड करेगी तो अब ये समझ जाएगी ठीक है क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, यानी इसने डिकोड करके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करनी है, ये पता लगा लिया। अब जब इसने एक पता का लगाया ठीक है इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये मल्टीप्लाई करनी है, यानी ये कौन करता है, तो ये करता है एएलयू। तो ये जाएगा एएलयू के पास और एएलयू उसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके हम लोगों को 25 जो है वो दे देगा। ये चीज हो गई, सारी चीज हम लोगों को समझ आ गई। अगर मैं एक बार और आपको फिर से समझाऊं ये चीजें क्या है, जैसे हम लोगों ने मान लेते 5 मल्टीप्लाई बाई 5 किया, तो ये क्या हुआ, ये डाटा जो है रैम में सेव हो जाएगा। क्यों रैम में सेव होगा, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी प्रोग्राम वगैरह रन कर रहे होते हैं तो वो प्रोग्राम कहाँ पर चल रहा होता है, कहाँ पर रन हो रहा होता है, रैम में। ये चीज हो गई। अब जब डाटा रैम में आ गया तो क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, रैम से डाटा केस में ले आता है, केस मेमोरी जो है उसमें। क्यों ले आता है, क्योंकि रैम में उसको पता है ज्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पर क्या है, केस मेमोरी में आ जाता है। अब केस मेमोरी के बाद क्या होता है, डाटा को रजिस्टर में ले आते हैं। क्यों, क्योंकि रजिस्टर में क्या है, बहुत ज़्यादा कम समय लगता है, तो इसलिए क्या है, केस मेमोरी से डाटा जो है वो रजिस्टर में आ जाता है। अब जब डाटा रजिस्टर में आ जाता है, यहाँ पर सेव हो जाता है, तब इसके बाद क्या होता है कि ये क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है, अब वो देखती है कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शन कौन सा मिला, तो ठीक है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 वाला एक इंस्ट्रक्शन मिला, तो इससे अब वो क्या करती है, इसको डिकोड करती है और समझ जाती है क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। और उसके बाद क्या करती है कि जो भी ये प्रोग्राम है उसको आगे भेज देती है एएलयू के पास, ठीक है अब तुम इसकी मल्टीप्लाई करके हमको दे दो। तो एएलयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करके उसकी मल्टीप्लाई करके और हम लोगों के आंसर जो है वो दे देता है 25। ये एक चीज हो गई, ये पूरी केस स्टडी है कि इसी तरह से सीपीयू जो है वो काम करता है। अब हम लोग अगर अपने क्वेश्चन में देखें, तब आप देखें मैंने अभी आप लोगों को जितनी भी चीजें समझाई हैं, यही सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन में दी गई हैं, आगे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब अगर हम लोग एक चीज देखें, पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है सीपीयू का कंट्रोल यूनिट केवल डेटा प्रोसेसिंग करता है, निर्देशों को नियंत्रित नहीं करता। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कि जो भी डाटा है या जो भी काम है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी निर्देशों को नियंत्रित नहीं करता। ये गलत हो गई है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, निर्देशों को नियंत्रित करता है। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ पर लिखी, केवल डेटा को प्रोसेस करता है, ये भी गलत हो जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट सिर्फ जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको कंट्रोल करता है, उसको प्रोसेस कौन करता है, जब यहाँ पर एएलयू में आ गया था 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इसको प्रोसेस करके किसने दिया, एएलयू ने दिया, तो ये चीज कौन करता है, एएलयू। तो ये भी चीज हो गई, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी चीज है, एएलयू का उपयोग केवल गणितीय कार्यों के लिए होता है, तार्किक कार्यों के लिए नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी गणितीय कार्य भी करता है और तार्किक कार्य भी करता है, तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा है, रजिस्टर मेन मेमोरी की तुलना में अधिक तेज होता है, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था जो भी होता है रजिस्टर, फिर आता है केस, उसके बाद क्या आता है रैम, फिर इसी तरह से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे, आगे यही हो गया रोम हो गया, फिर इसी तरह से हार्ड डिस्क वगैरह जो भी चीज़ें हैं सेकेंडरी मेमोरी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये क्या है, मेमोरी का पार्ट है, हम लोग वहाँ पर समझ लेंगे। अब देखिए चौथा क्या है, यहाँ पर कहा गया केस मेमोरी जो है वो सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है, ये बिल्कुल सही है। केस मेमोरी क्या करती है, सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यहाँ से क्या है, रैम से डाटा जो है वो केस मेमोरी में आ जाता है। क्यों, क्योंकि केस मेमोरी में कम समय लगता है, तो यहाँ पर क्या है, ये सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है केस मेमोरी। तो ये कथन क्या है, ये कथन हो जाता है सही। इसके बाद आता है इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य डेटा को डिजिटल रूप में बदलना है, तो ये कथन जो है ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। इनपुट कार्य क्या है, मान लेते हैं कोई भी कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। अब कीबोर्ड से हम लोगों ने किया 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको टाइप किया, तो हम लोगों ने तो यहाँ पर किया है इसको टाइप, लेकिन ये क्या है, वो डिजिटल रूप यानी कंप्यूटर पे जो है ये क्या करते हैं, इस पर शो कर देते हैं सारी चीजें। तो एक तरह से अगर हम लोग कहें कि इसका काम क्या है, कि डेटा को डिजिटल रूप में बदलना, तो ये भी चीज ठीक हो गई। तो इनमें से कथन कितने सही हैं, 3 कथन सही हैं, क्योंकि पहला और दूसरा गलत हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ओनली 3। अब देखिए इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास फिर कुछ कथन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कौन कौन से कथन जो है वो सही है। अब देखिए यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनमें क्या क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पर असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, ये सारी चीजें, इंटरप्रेटर हो गया, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब ये क्या होते हैं, तो ये ट्रांसलेटर होते हैं, यानी जो भी लैंग्वेज वगैरह होती है उनको ट्रांसलेट करने के लिए इनका यूज होता है। तो अब हम लोग क्या है, इनको भी समझते हैं।
तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर डालते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब देखिए लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, जैसे जो भी हो गई कोई भी मशीनी लैंग्वेज हो गई, जैसे असेंबली भाषा हो गई, मशीनी भाषा हो गई, ये सारी चीजें क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ पर लिखते हैं असेंबली, और यहाँ पर क्या होगी, मशीनी लैंग्वेज। अब यहीं पर हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो जाती हैं, तो बहुत सारी हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सी हो गई, C++ हो गई, जावा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, तो एक तरह से क्या ना, जो भी लैंग्वेज पढ़ने में हम लोगों को आसान लगती है, जिस तरह से हम लोग कोड वगैरह लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया ना, आप लोगों ने कभी भी देखी होंगी जो भी ये कोडिंग होती है, C++, जावा, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट इसी तरह से हम लोग कोड लिख देते हैं, जिस तरह से ABCD होती है इनमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, मशीनी लैंग्वेज वगैरह होती है, उसमें इस तरह से बाइनरी कोड वगैरह जो है इनका यूज होता है, तो इसलिए क्या है, हार्ड है। तो अब ये चीज़ तो हो गई, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। लेकिन अब हम लोग ये समझते हैं कि जो भी ये ट्रांसलेटर होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया गया, यानी अगर जो ट्रांसलेटर आए हैं, तो ट्रांसलेटर का, एक सेकेंड, ट्रांसलेटर जो है इनका प्रयोग क्यों किया गया। तो देखिए एक चीज़ है, आप लोगों को बताएं, आप जब भी ये कंप्यूटर वगैरह जो भी हैं, ये किस भाषा को समझते हैं, तो ये सिर्फ मशीनी भाषा जो है, यानी मशीनी लैंग्वेज है, ये सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझते हैं। लेकिन अब हमारे पास CV हो गई, C++, जावा, SQL, इस तरह से बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन वगैरह। अगर अब हम लोग उन भाषा में कोड लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर तो अब वो भाषा समझेगा नहीं, तो उनको कंप्यूटर वाली भाषा यानी मशीनी भाषा में समझाने के लिए या बदलने के लिए हम लोगों को ट्रांसलेटर का प्रयोग करना होता है। यही एक चीज़ है। तो अब हम लोग समझते हैं जो भी ये 3 ट्रांसलेटर होते हैं उनका क्या क्या काम है और कैसे काम करते हैं। तो फिर एक पेज लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए ट्रांसलेटर जो है इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, और एक होता है इंटरप्रीटर। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। अब एक चीज और है, मैं आप लोगों को समझा दूं, जब भी होता है, देखिए अब ट्रांसलेटर करता क्या है, अगर इसको मैं आपको बताऊं, सोर्स कोड जो है, सोर्स कोड को एक तरह से हम लोग का ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। अब यही एक चीज आ जाती है इसमें, सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। यहाँ पर जिस भी भाषा में हम लोगों ने कोड लिखा, मान लेते हैं कोई भी जावा में कोड लिखा, तो वो क्या हो जाएगा, सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या हो जाएगा, जब वो मशीनी भाषा में बदल जाएगा, यानी इस तरह से जो भी वो बाइनरी भाषा होती है, जब उनमें बदल जाएगा, तो यही हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। तो ये चीज़ अब हम लोगों को समझ आ गई। अब इनमें जो 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं, हर किसी का अपना एक काम है। अब क्या देखिए कंपाइलर क्या करता है, अगर आप इसके नाम से ही समझेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कंपाइल। अब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जैसे भी हम कोई भी PDF वगैरह डालते हैं, तब आप लोग बोलते हैं ठीक है सर, इन सभी PDF को जो कंपाइल करके मुझे एक PDF दे दीजिए। यानी इसका मतलब क्या है, जितना भी ये सोर्स कोड है उसको एक साथ कंपाइल करके एक साथ उसको ट्रांसलेट करता है। यानी ये क्या करता है, एक साथ, एक साथ जो है पूरा कोड जो भी है उसको पढ़ता है और एक साथ उसको मशीनी कोड में बदल देता है, यानी एक साथ मशीनी कोड में ट्रांसलेट कर देता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार बन जाएगा, जब भी आप लोग देखेंगे तब आपको इन्हीं दो में कंफ्यूज किया जाएगा, एक कंपाइलर एक इंटरप्रेटर। और इसमें यही लिखा हुआ होता है कि कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन जो है इस तरह से कोड को मतलब जो है ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर जो है वो एक साथ ट्रांसलेट करता है। तब आप लोगों को इन चीज़ का ध्यान देना है। कंपाइलर क्या करता है, इसके नाम में लिखा हुआ कंपाइल, यानी एक साथ जितना भी कोड है उसको कंपाइल करके एक साथ ट्रांसलेट करता है। तो अगर एक साथ का कभी आ जाए कि एक साथ मशीनी कोड में बदलता है, तो कौन बदलता है, कंपाइलर। अब एक चीज अच्छा हो गई, जब ये एक साथ पूरे कोड को बदल रहा है, तो ये एरर जो बताएगा वो भी कब बताएगा, एक साथ ही बताएगा। तो ये भी चीज हो जाती है, एरर को एक साथ बताता है, ये चीज हो गई। अच्छा, असेंबलर का क्या प्रयोग होता है,
तो ये क्या करता है, असेंबली भाषा जो है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में यानी मशीनी लैंग्वेज में, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए हम लोग असेंबलर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पर आ जाता है इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, जैसे था कंपाइलर, एक साथ कोई भी हमारे पास सोर्स कोड हुआ है उसको एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये पूरे कोड को एक साथ नहीं बदलता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कोड 4 लाइन का, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहली वाली जो लाइन है सिर्फ इस लाइन को यहाँ पर क्या है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा, और उसके बाद उसका एरर चेक करेगा कि अगर इसमें कोई एरर है तो तुरंत यहीं पर बता देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, दूसरी लाइन पर आएगा, दूसरी लाइन को चेंज करेगा, फिर उसमें कोई एरर है तो बता देगा। वहीं पर कंपाइलर क्या कर रहा था, ये जितना भी ये चारों लाइन का अगर कोड है इसको एक साथ बदल दे रहा था। यानी इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन जो हो गई, एक एक लाइन को ट्रांसफर करता है या ट्रांसलेट करता है, और जो है एरर हो गया है तो वो एक लाइन के बाद बता देता है। ठीक है, ये चीज हो गई, एक लाइन के बाद एरर जो है वो बता देता है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से बना हुआ है, तो अब हम लोग उसको समझते हैं। अब देखिए क्या है, पहला कथन हमारा क्या कह रहा है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसके बाद देखिए लिखा है, कंपाइलर प्रत्येक स्टेटमेंट को तुरंत एग्जीक्यूट करता है और अगले ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। अब देखिए कंपाइलर क्या करता है, प्रत्येक स्टेटमेंट को तुरंत एग्जीक्यूट करता है, नहीं। कंपाइलर क्या करता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, कंपाइल करता है यानी पूरा जो भी एक कोड है उस पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है। ये क्या है, एक एक स्टेटमेंट को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा इसमें लिखा है, और अलग से ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। ये अलग से ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, मैंने आप लोगों को बताया था, यहां पर आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या हो गया, मशीनी भाषा में बदल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक साथ जितना भी सोर्स कोड है उसको एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में जो है वो बदल रहा है, जो कंपाइलर है ये। तो ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन अनुवाद और एग्जीक्यूट करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, लाइन बाय लाइन ही ये करता है। चौथा कथन क्या कह रहा है, कंपाइलर द्वारा उत्पन्न ऑब्जेक्ट कोड को बार बार बिना पुनः कंपाइलेशन के चलाया जा सकता है, तो बिल्कुल ठीक है। यानी क्या है, कोई भी सोर्स कोड है, कंपाइलर ने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया। अब एक बार जब ये ऑब्जेक्ट कोड में बदल गया है तो इसके लिए क्या है, फिर से ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इसको फिर से बार बार इस फाइल को फिर से ठीक करना है। अगर एक बार ये ऑब्जेक्ट कोड में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसका कई बार भी यूज कर सकते हैं जब भी हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कथन ठीक हो जाता है। पांचवा कथन क्या कह रहा है, पांचवें कथन में लिखा है कि इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन से पहले पूरे प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, पूरे प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद करता है। एक साथ कौन करता है, कंपाइल, मैंने इसी से आप लोगों को बताया है, यानी कंपाइलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कथन जो है वो हो जाएगा गलत। तो अब देखिए सही कौन से है, पहला तीसरा चौथा, किसी में है पहला तीसरा चौथा, पहले वाले में, तो ये वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी पहला तीसरा चौथा। अब देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया है उसमें क्या है, सीपीयू की जो भी बसेस वगैरह होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डाटा बस हो गई, एड्रेस बस हो गई, कंट्रोल बस हो गई, इन्हीं को लेकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब हम लोग क्या है, एक बार सीपीयू की बस को समझ लेते हैं, उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग फिर से एक नया पेज लेते हैं, और यहाँ पर एक सेकेंड मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि ब्लैक कलर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डालते हैं सीपीयू बस, ठीक है, ये हो गई। अब एक चीज हम लोग समझते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए बस का काम क्या होता है। अगर आप लोगों ने भी कोई भी बस देखी है तो हम लोग बस को किस लिए यूज करते हैं, एक जगह से अगर दूसरी जगह पर हम लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह करनी है तब उसके लिए हम लोग सीपीयू मतलब सॉरी उसके लिए हम लोग बस का यूज करते हैं। तो सेम इसी तरह से सीपीयू में हो जाता है कि अगर कोई भी डाटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, या दूसरी जगह से कहीं हुई भी डाटा को लाना है, तो इन सबको ट्रैवलिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बस की जरूरत पड़ती है। और अगर सीपीयू में उस बस की जरूरत है तो उसको हम लोग सीपीयू बस बोल देते हैं। तो अब हम लोग जो है इसी को समझते हैं। अब देखिए सीपीयू बस जो है वो कितने प्रकार की होती है,
तो सीपीयू बस जो है वो 3 प्रकार की होती है, यानी एक जो हुई डाटा बस, दूसरी जो है वो हो गई एड्रेस बस, और तीसरी जो है वो कंट्रोल बस। ये चीजें हो गई। अब इसमें अगर हम लोग एक एक करके समझें इनका मतलब क्या है, तो देखिए डाटा बस का मतलब क्या है। इसमें आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डाटा। अब यानी बस का काम क्या होता है, एक जगह से जाना दूसरी जगह से आना, मतलब एक मतलब यही एक काम हो गया। अब डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पर ले जाना और वहां से डाटा को लाना। तो यानी अगर हम लोग का डाटा बस का काम क्या होता है, तो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती हैं, इनके बीच डाटा का जो आदान प्रदान होता है वो कौन करता है, डाटा बस। ये चीज हो गई है। अब एक चीज और है, डाटा बस जो है उसको हम लोग बाई डायरेक्शनल बोल देते हैं, बाई डायरेक्शनल। अब अच्छा, डाटा बस को बाई डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, अगर हम लोग इसको समझें तो देखिए एक चीज होती है, अगर हम लोग कहें सीपीयू से मेमोरी तक ये डाटा को ले जाता है। डाटा बस क्या करती है, सीपीयू जो हो गया उससे मेमोरी तक डाटा को ले गई और मेमोरी से वापस सीपीयू तक डाटा लाती भी है। यानी क्या है, ये दो तरह से दो दिशा में काम करती है। एक दिशा में ये डाटा ले गई, जैसे यहाँ पर देखिए हो गया सीपीयू, सीपीयू से मेमोरी की तरफ डाटा ले गई, फिर वापस क्या मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी डाटा ला सकती है। तो यानी क्या है, दो दिशा में काम कर रही है, इसलिए हम इसको द्विदिशात्मक या फिर हम लोग का बाई डायरेक्शनल जो है ये बोल देते हैं। एक चीज और अच्छा, अगर हम लोग देखें डाटा बस जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक हो जाती 8 बिट डाटा बस, एक हो गई 16 बिट और एक हो गई 32 बिट। अब अगर इसको हम लोग आसान भाषा में समझें, जिस तरह से हम लोगों के पास कोई भी बस है, मान लेते हैं आप लोगों ने देखी, अगर उसमें 8 सीटर बस है, 16 सीटर या 32 सीटर बस है, तो आप लोग क्या इससे समझेंगे, अगर 8 सीट है तो उसमें कम लोग जाएंगे, 16 सीट है तो ज़्यादा लोग जाएंगे, और अगर 32 सीट है तो उसमें और ज़्यादा लोग जाएंगे। तो सेम वही यहाँ पर है कि डाटा बस जो उसमें क्या है कि अगर 8 बिट की डाटा बस है तो ठीक है, उसमें 8 बिट जो है इतना डाटा जाएगा। लेकिन अगर 16 बिट बस है तो उसमें क्या है, 16 बिट के बराबर डाटा जाएगा, और 32 बिट बस है तो उसमें क्या है, 32 बिट जो हो गई इसके बराबर डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा। ये चीज समझ आ गई है। इसके बाद देखिए दूसरी बस कौन सी है, एड्रेस बस। अब इसके नाम से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा, एड्रेस। अब देखिए एड्रेस बस का काम क्या होता है, जो भी मेमोरी लोकेशंस वगैरह हो गई हैं उनको बताती है कि अगर हम लोगों ने कोई भी इनपुट वगैरह दिया है कि मतलब वो जो डाटा है वो कहाँ से पढ़ना है या उस डाटा को कहाँ पर लिखना है, उसकी जो लोकेशन बताने का काम करता है, तो वो कौन करता है, एड्रेस बस। तो ये चीज समझ आ गई कि डाटा बस का काम क्या है, डाटा को एक जगह से लाना ले जाना। एड्रेस बस का काम क्या है, एड्रेस बताना, यानी कहाँ पर वो फाइल रखी है जिसको हम लोगों को ओपन करना है, या फिर अगर हम लोग कोई भी डाटा वगैरह जो है वो लिख रहे हैं तो उस डाटा को कहाँ पर लिखना है, किस लोकेशन पर लिखना है, तो यानी एड्रेस बताने का काम करता है। तीसरा आप लोग देखेंगे क्या है, कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्या है, यानी ये कंट्रोल कर रही है, कोई भी चीज ले जानी है, जैसे मान लो कोई भी फाइल है वो ले जानी है, डाटा जो है वो कोई भी ले जाना है, तो क्या डाटा ले जाना है, क्या डाटा लाना है, इन सभी चीजों को अगर कंट्रोल करने का कोई काम करता है तो वो क्या करती है, कंट्रोल बस। तो ये तीनों चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या दिया गया है, डाटा बस सीपीयू, मेमोरी और अन्य इकाइयों के बीच डाटा के आदान प्रदान में उपयोग होती है। बिल्कुल, डाटा बस का काम क्या होता है, सीपीयू हो गई, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, इन सभी के बीच क्या करती है, डाटा को लाना और ले जाने का काम जो है वो यही करती है। दूसरा है एड्रेस बस, मेमोरी लोकेशंस को पहचानने के लिए एड्रेस वहन करती है। तो ये भी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। यानी एड्रेस बस जो है वो क्या बताती है कि मेमोरी लोकेशन जो भी हो गई, कहाँ से डाटा को लाना है, कहाँ पर ले जाना है, ये सारी चीजें बताने का काम कौन करती है, एड्रेस बस। ये भी ठीक है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि कंट्रोल बस का उपयोग टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स जो है इनके संचार के लिए होता है। अब देखिए एक चीज है यहाँ पर जो लिखी हुई है, कंट्रोल बस का उपयोग टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स जो है इसके संचार के लिए होता है। तो एक चीज हम लोग समझते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं ये क्या होते हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिए कंट्रोल बस जो होती है, जो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देखें कंट्रोल बस, इसमें क्या है, कुछ सिग्नल्स भी होते हैं। कौन कौन से, चलिए हम लोग लिखते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। अब देखिए कंट्रोल बस का काम क्या था कि कौन सा कारण, मतलब कौन सा काम जो है वो कब होगा, कैसे होगा, इस सबको अगर कोई कंट्रोल करने का काम कर रहा था तो वो कौन कर रहा था, कंट्रोल बस। ये चीज हो गई है। अब इसमें कुछ सिग्नल्स होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स। अब वो सिग्नल्स कौन कौन से हैं? देखिए एक सिग्नल होता है रीड सिग्नल,
अब देखिए जो रीड सिग्नल है इसका मतलब क्या है, आप इसके नाम से ही समझेंगे, रीड लिखा हुआ है यानी क्या है, रीड करना। तो मेमोरी से जो डाटा है उसको पढ़ने का काम कौन करता है, रीड सिग्नल। मेमोरी से डाटा जो है, मेमोरी से डाटा को पढ़ना है तो क्या होगा, रीड सिग्नल जो है ये करेगा। दूसरा एक आता है राइट सिग्नल। राइट सिग्नल क्या है, मेमोरी में अगर डाटा को लिखना है तो कौन लिखेगा, राइट सिग्नल। इसके बाद एक आ जाता है इंटरप्ट सिग्नल। देखिए हम लोग यहाँ पर, चलिए अच्छा एक नया ही पेज ले लेते हैं। रीड सिग्नल का क्या काम था, रीड करना। यानी अगर मेमोरी जो हो गई, मेमोरी जो है, मेमोरी में डाटा को रीड करने का काम कौन करेगा, रीड सिग्नल। राइट सिग्नल क्या करेगा, राइट करने का काम करेगा। यानी मेमोरी में अगर डाटा को राइट करना है तो कौन से करेगी, राइट सिग्नल जो है वो करेगा। फिर एक आ जाता है इंटरप्ट सिग्नल। यानी इंटरप्ट सिग्नल है, इसका क्या काम है। अब देखिए इंटरप्ट से आप लोग समझ जाएंगे, यानी दखलंदाजी करना। अब एक तरह से हम लोग क्या कहें, हमारा कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भी एक इंसान आकर दखलंदाजी कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरप्ट का मतलब क्या हो गया, सीपीयू जो है उसका ध्यान जो है किसी विशेष कार्य की तरफ लगाना। तो यानी इंटरप्ट का क्या मतलब हो गया, सीपीयू जो है इसका ध्यान क्या लगाना, या अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो उस इंपॉर्टेंट काम की तरफ लगाना, यही हो जाता है इंटरप्ट सिग्नल का काम। क्लॉक सिग्नल का क्या काम है। अब देखिए क्लॉक से आप लोग समझ जाएंगे घड़ी, यानी अभी क्लॉक सिग्नल का काम क्या होगा, कुछ समय से ही रिलेटेड होगा। तो क्लॉक सिग्नल का काम क्या हो जाता है, सभी काम जो है उनको समय के अनुसार नियंत्रित करना। यानी जितने भी काम वगैरह हो रहे हैं उनको एक टाइम के हिसाब से नियंत्रित करना। तो सभी काम जो हैं उनको समय के अनुसार नियंत्रित करना। ठीक है, ये चीज हो गई है। इसके बाद जो है आता है रिसेट सिग्नल। अब रिसेट से आप लोग समझ जाएंगे, हम लोग जिस तरह से अपना फोन वगैरह रिसेट करते हैं, यानी सारा डाटा जो है उसको रिसेट करते हैं। तो यानी अगर हम लोग इसको कहें, रिसेट सिग्नल का काम क्या है, सिस्टम को बिल्कुल पहले वाली स्थिति में लाना। यानी जितना भी काम हो उस सबसे रिसेट कर कर सिस्टम को पहले वाली स्थिति में लाना, यही हो जाता है रिसेट सिग्नल का काम। वापिस आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है अब हमारा कथन, कि अब हमारा कथन जो है वो कह रहा है कि कंट्रोल बस का उपयोग टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स के संचार के लिए होता है। बिल्कुल सही है, ये भी चीज हो गई है। अब देखिए इसके बाद चौथा है कि डाटा बस की चौड़ाई जो है वो मेमोरी एड्रेसिंग क्षमता को निर्धारित करती है। अब अगर हम लोग देखें डाटा बस की चौड़ाई जो है वो क्या है, मेमोरी एड्रेसिंग क्षमता को निर्धारित करती है, नहीं। डाटा बस है तो इसका काम क्या होगा, डाटा वाला होगा। अगर एड्रेस वाला कोई भी आ रहा है तो उसका काम क्या होगा, एड्रेस बस का होगा। तो डाटा बस की चौड़ाई मेमोरी एड्रेसिंग क्षमता को निर्धारित करती है, नहीं। पांचवा क्या है, एड्रेस बस डाटा के आदान प्रदान में भाग लेती है, नहीं। डाटा के आदान प्रदान में नहीं, एक जगह से डाटा को ले जाना लाना, इसका काम कौन करती है, डाटा बस। तो ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा कथन कितने सही है, 1 2 3, यानी ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास कुछ रजिस्टर दिए गए हैं और आगे उनका काम दिया गया है। यानी अब हम लोगों को बताना है कि कोई भी रजिस्टर है, जो भी आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि अगर सीपीयू है, सीपीयू के कितने घटक होते हैं, सीपीयू में कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं सीपीयू में। एक देखिए होता है कंट्रोल यूनिट, एक हो जाता है एएलयू, और एक होता है रजिस्टर। अब ये रजिस्टर जो है इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे रजिस्टर हैं। इन सब का काम क्या होता है तो इसको हम लोग अब यहाँ पर समझेंगे। तो हम लोग एक नया पेज लेते हैं और इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरह से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, एक नया पेज लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, हो गया सीपीयू रजिस्टर। अब देखिए हम लोग एक चीज समझते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक फाइल है और इस तरह से फाइल का नाम है नोट्स डॉट डॉक्स करके, इस तरह से एक वर्ड फाइल है। अब हम लोगों की एक फाइल ओपन करनी है। अब जो भी ये रजिस्टर है इनका कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज होता है। अब मान लेते हैं हम लोगों ने फाइल जो है उसको ओपन किया।
ठीक है, जब ओपन किया, अब एक काम होता है, जैसे ही ओपन होती है तो सीपीयू क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करता है। तो ये चीज़ होगी, जैसे हम लोगों ने फाइल को ओपन करने के लिए किया, तो इसमें क्या हो गई, एक चीज़ आती है फाइल की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। इसके बाद क्या है, फाइल को रीड भी करना होगा। इसके बाद क्या होगा, फाइल जो है उसको मतलब डिस्प्ले पर हम लोगों को शो भी करना होगा। अब ये चीज़ होगी, जैसे ही हम लोगों ने फाइल को ओपन किया, तो वो क्या होगी, फाइल की लोकेशन कहाँ पर है, सीपीयू वो चेक करेगा, फाइल को रीड करेगा, फिर हम लोगों को डिस्प्ले पर शो कर देगा। ये चीज़ हो गई है। अब इसी में एक चीज़ होती है कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, यानी हम लोगों ने ओपन पर तो क्लिक कर दिया, अब अभी अगर हम लोग फाइल लोकेशन की स्थिति में हैं, तो मतलब यहाँ पर फाइल की लोकेशन क्या है, यहाँ पर है अगर हम लोग, तो अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा। अब अगला इंस्ट्रक्शन है फाइल को रीड करना है, ये चीज़ है। तो ये अगला इंस्ट्रक्शन बताएगा कौन, ये बताता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं प्रोग्राम काउंटर। तो अगर हम लोग एक तरह से कहें, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होने वाला है उसकी लोकेशन कौन बताता है, या वो किस में होता है, तो वो किस में होता है, प्रोग्राम काउंटर में। अब यहीं पर एक आ जाता है आईआर, यानी क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर उस, ठीक है, जो भी हम लोगों ने फाइल ओपन की, फाइल अभी रीड कर रहा है सीपीयू जो है, तो फाइल अगर अभी रीड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या यूज हो रहा होगा, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब सीपीयू कोई भी इंस्ट्रक्शन को उठाता है, प्रेजेंट में जो भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो कहाँ पर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये चीज आपको समझ आ गई कि प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होने वाला है, प्रोग्राम काउंटर में आएगा। वर्तमान में जो भी इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है या जो भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो कहाँ पर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इसके बाद एक आ जाता है MAR करके। MAR क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस का क्या काम है, मान लेते हैं जैसे ही हम लोगों ने फाइल ओपन की, तो सीपीयू को अभी फाइल का डाटा चाहिए, तो क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ही बताएगा कि रैम में वो डाटा जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो यानी क्या होगा, जब हम लोगों ने कोई भी फाइल हो गई नोट्स डॉट डॉक्स वाली, जब हम लोगों ने इस फाइल को ओपन किया, अब सीपीयू को इस फाइल की लोकेशन कैसे पता चलेगी कि ये फाइल जो है वो रैम में कहाँ पर है, या जो भी है मेमोरी में ये फाइल कहाँ पर है, तो ये कौन बताएगा, MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो बताएगा कि ये फाइल जो है वो कहाँ पर है। अब मेमोरी डाटा रजिस्टर भी एक होता है, MDR। इसका क्या काम होता है, अब देखिए मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या होगा, यहाँ पर आ गया डाटा। अब देखिए डाटा का क्या काम होगा, जो भी ये रैम से डाटा आएगा, मान लेते हैं ये वाली फाइल वाला डाटा आएगा, तो ये डाटा कहाँ पर आएगा, पहले मेमोरी डाटा रजिस्टर में, और इस रजिस्टर के बाद वो कहाँ पर जाएगा, इस रजिस्टर के बाद ही सीपीयू जो है वो उसको रीड करेगा। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि डाटा जो था वो पहले केस में आया, केस से फिर जो है वो रैम में आ गया, इस सॉरी रैम जो था, रैम से केस में आया, और उसके बाद कहाँ पर आ गया, रजिस्टर में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डाटा रजिस्टर जो होगा वो ही लाएगा। अब देखिए क्या, मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या करेगा, जो भी ये नोट्स हो गए, जैसे नोट्स वाली फाइल हो गई, तो ये कहाँ पर आएगी, डायरेक्ट मेमोरी डाटा रजिस्टर में, उसके बाद सीपीयू जो है वो इसको यूज करेगा। ये चीज भी हमको समझ आ गई। अब हमने कौन कौन से समझ लिए, प्रोग्राम काउंटर क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होने वाला है वो कहाँ पर, मतलब कैसे पता चलेगा, प्रोग्राम काउंटर से। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है, वर्तमान में जो भी इंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कहाँ पर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का क्या काम है, जब भी हम लोग कोई भी फाइल वगैरह ओपन करते हैं, तो वो फाइल कहाँ पर है रैम में, या कहाँ पर मेमोरी में वो फाइल है, इसकी लोकेशन कौन बताएगा, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो इसकी लोकेशन बताएगा। मेमोरी डाटा रजिस्टर का क्या काम है, जब ये फाइल हम लोगों ने ओपन की और फाइल आ रही है, तो फाइल कहाँ पर आएगी, मेमोरी डाटा रजिस्टर के पास आएगी, उसके बाद ही सीपीयू जो है वो उसको यूज कर पाएगा। चारों चीजें हो गई। इसके बाद एक आता है एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक आ जाता है एक्यूमुलेटर। अब देखिए एक्यूमुलेटर क्या है, जब सीपीयू डाटा पर प्रोसेसिंग करता है, मान लेते हो कोई भी डाटा वगैरह जब ये आ गया, इस डाटा पर जब सीपीयू कोई भी प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी वर्तमान में कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह चल रही हैं, जैसे कि हो सकता है जोड़ घटाना, इस तरह की कोई भी कैलकुलेशंस चल रही हैं, तो वर्तमान में जो भी कैलकुलेशंस वगैरह चल रही हैं वो टेम्परेरी रूप से सेव कहाँ पर होंगी, तो यानी एक्यूमुलेटर जो है यहाँ पर टेम्परेरी रूप से जो भी रिजल्ट वगैरह हैं वो सेव होंगे। ये चीज हो गई है। हम लोगों ने जो भी 5 चीजें थी इनको समझ ली है। इसी तरह से आगे भी हमारे क्वेश्चंस वगैरह हैं, वहां पर ये सारी चीजें आएंगी तो हम लोग उनको भी समझ लेंगे। अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोग्राम काउंटर।
प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी अगली जो है इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम था, वर्तमान में जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको कौन रखेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का क्या काम है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसका काम क्या है, एड्रेस वगैरह जो भी हुई लोकेशंस का एड्रेस वगैरह कौन रखेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर का क्या काम है, तो पहला वाला आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, मेमोरी से आने जाने वाले डाटा को रखना। और एक्यूमुलेटर क्या करेगा, जो भी गणनाएं वगैरह हो रही हैं यानी उनको शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी रूप से अगर सेव करता है परिणामों को, तो वो कौन करता है, एक्यूमुलेटर। अब देखिए क्या हो जाता है, पहले का कौन सा है, चौथा वाला, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, दूसरे का कौन सा है, दूसरा, तीसरे का कौन सा है, तीसरा, चौथे का कौन सा है, पहला, और पांचवें का है पांचवा। यानी क्या, 4 2 3 1 5, एक सेकेंड, यानी डी, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, कौन सा हो जाएगा, सी वाला। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन जो है अब हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या चीजें अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कथन और हमारे पास कुछ निष्कर्ष दिए गए, 5 निष्कर्ष। और अब हम लोगों को बताना है कि जो भी ये कथन है इससे कौन कौन से निष्कर्ष जो है वो निकल रहे हैं। तो हम लोग एक चीज देखते हैं, कथन कौन सा है हमारा, कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और एएलयू मिलकर कार्य करते हैं। ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था सीपीयू में कार्य कौन कौन करता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू जो है ये मिलकर काम करते हैं, ये चीज हो गई। अब इससे निष्कर्ष कौन कौन सा निकल रहा है कि कंट्रोल यूनिट बिना एएलयू के कार्य नहीं कर सकती है। तो देखिए क्या है, कंट्रोल यूनिट जो है बिना एएलयू के कार्य नहीं कर सकती, ये कथन सही हो जाता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, जो भी काम हो रहा है उसको कंट्रोल करना। लेकिन अगर मेन प्रोसेसिंग वगैरह हो गई, कैलकुलेशंस वगैरह हो गई, वो कौन करता है, एएलयू। तो यानी क्या है, कंट्रोल यूनिट सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, एएलयू को बोल दिया ठीक है आपको कैलकुलेशन करके देनी है, लेकिन मेन कैलकुलेशन करेगा कौन, तो वो करता है एएलयू। तो इसलिए क्या है, कंट्रोल यूनिट बिना एएलयू के कार्य नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, ईएलयू स्वयं इंस्ट्रक्शंस को नियंत्रित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ईएलयू स्वयं इंस्ट्रक्शंस को नियंत्रित नहीं करता है, ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए इसका अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश दिखाऊं, आप लोग देख सकते हैं, कंट्रोल यूनिट कैन नॉट वर्क विदाउट एएलयू, ठीक है, एएलयू डज नॉट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये भी बिल्कुल सही है। इसी तरह से तीसरा देखिए कथन क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट पूरा करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है कि ईएलयू और कंट्रोल यूनिट जो है वो ये दोनों मिलकर इंस्ट्रक्शंस जो है उनको एग्जीक्यूशन करते हैं, ये चीज बिल्कुल ठीक है। ये मैंने बिल्कुल आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि कंट्रोल यूनिट क्या करता था, उसको डिकोड करता था और उसके बाद एग्जीक्यूट कौन करता था, एग्जीक्यूट करता था एएलयू, ये चीज हो गई। तो यहाँ पर ये हो गया दोनों मिलकर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन पूरा करते हैं, ठीक है। एएलयू कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है, नहीं, ये तो गलत हो जाता है। कंट्रोल सिग्नल कौन से देगी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट गणना करती है, ये भी गलत है, गणना कौन करती है, एएलयू। तब हमारे सही कथन कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3, यानी 1 2 3 नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं और आगे उनके कार्य लिखे हैं, और अब हम लोगों को मैचिंग करनी है कि कौन सा है उसका क्या काम है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, तो जल्दी से हम लोग मैचिंग कर लेते हैं। एएलयू का क्या काम है, गणनाएं करना, यानी देखते हैं गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करना, पहले का पहला ही हो जाएगा। दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट, इसका काम क्या है, कंट्रोल करना सारी चीज़ों को, यानी निर्देशों को नियंत्रित करना, इसका भी बी हो गया। प्रोग्राम काउंटर का क्या है कि नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन होना है उसका एड्रेस कौन रखेगा, तो प्रोग्राम काउंटर रखेगा, यानी अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या है, वर्तमान में जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे हैं उनको संग्रहित कौन करेगा, उनको स्टोर कौन करेगा, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, जो भी रिजल्ट वगैरह हैं उनको स्टोर करने का काम, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना एक्यूमुलेटर, यानी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई कहीं पर है, इसका भी हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। फिर हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर फिर हमारे पास कथन दिए गए हैं और आगे कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो अब हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष जो हैं वो सही हैं। तो देखिए कथन हमारा क्या कह रहा है कि सीपीयू के विभिन्न घटक मिलकर
इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को पूरा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ सीपीयू के जो भी घटक वगैरह हो गए हैं, जैसे एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, रजिस्टर वगैरह हो गए, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, पूरा एग्जीक्यूशन करते हैं जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। यानी अगर हम लोग एक तरह से कहें, आईपीओ जो होता है, हम लोगों ने इनपुट दिया, प्रोसेस होकर आउटपुट मिल गया, ये सारा काम जो है वो कौन करता है, सीपीयू ही करता है। अब देखिए इसमें पहला निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ईएलयू और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मिलकर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही चीज है। दूसरा कह रहा है कि रजिस्टर का उपयोग अस्थायी स्टोरेज के लिए होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। रजिस्टर का उपयोग क्यों होता है कि टेम्परेरी रूप से जो भी डाटा स्टोर करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, रजिस्टर का उपयोग होता है। अब क्या है, हम लोग कोई भी डाटा वगैरह उसको टेम्परेरी रूप से रजिस्टर में सेव कर दिया जाता है। इससे क्या है, जब हम लोगों को फिर से वो डाटा यूज करना है तो हमें वापस रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा और इससे हम लोगों का बहुत टाइम बचेगा और हमारी प्रोसेसिंग जो हो जाती है वो भी बहुत फास्ट हो जाती है। तो वही चीज़ें हैं। तीसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट स्वयं डाटा स्टोर करती है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, सिर्फ कंट्रोल करने का। डाटा को स्टोर कौन करती है, जो भी मेमोरी हो गई या एक तरह से हम लोग कह लें रजिस्टर वगैरह हो गई, स्टोर करने का डाटा का काम वो करते हैं। ईएलयू क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करती है, नहीं। ईएलयू का काम क्या है, कैलकुलेशंस वगैरह करना। कंट्रोल सिग्नल्स कौन देती है, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद सीपीयू का हर भाग इंस्ट्रक्शन साइकिल में भाग लेता है, तो ये चीज़ क्या है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल कौन सी होती है, तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को बताया था, जैसे फीच, डिकोड, इसके बाद एग्जीक्यूट। तो ये सारी चीजें क्या है, यही होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो अब क्या है, सीपीयू का हर भाग हो गया, जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया, ये सारी चीजें जो हैं सीपीयू की, ये सारे काम क्या कर रही हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो इसमें भाग ले रही हैं। तो ये वाला कथन ठीक हो जाता है। एक चीज और है, जैसे यहाँ पर जो कंट्रोल सिग्नल से लिखा हुआ है, ये भी मैंने आप लोगों को जब कंट्रोल यूनिट बता रहे थे तब वहां पर बताया था, जैसे रिसेट सिग्नल हो गया, ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई थी ये वही चीजें हो गई हैं। तो इसको कौन उत्पन्न करता है, कंट्रोल यूनिट। तो अब हमारा कथन कौन सा सही हो जा रहा है, 1 to 5। फिर इसमें नन ऑफ द एबव ठीक है। 3 और 4 जो है वो दोनों चीजें गलत हो जाती हैं। आगे आते हैं, फिर नन ऑफ द एबव। अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। हमारे पास एक ही क्वेश्चन दिया गया है और अब हम लोगों को बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है, सॉरी कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान कंट्रोल यूनिट, फिर मतलब यहाँ पर हम लोगों को फिल करना है, और एएलयू दोनों के काम क्या हैं। यानी जो भी ये इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन हो रहा है वहां पर कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है। कंट्रोल यूनिट क्या डाटा स्टोर करती है, नहीं। डाटा स्टोर करने का काम कौन करेगा, मेमोरी। कंट्रोल यूनिट का ऑपरेशंस करता है या केवल सिग्नल्स भेजती है, सिग्नल्स नहीं भेजती है केवल। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जब ये फाइल, चलिए मैं फिर से आपको लिख देता हूँ समझाने के लिए, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का काम क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था डिकोड करने का। डिकोड में क्या था, जैसे ही हम लोगों ने कोई भी एक दिया था, जैसे मैंने वहां पर आपको एग्जांपल बताया था 2+3, यानी इंस्ट्रक्शन मिल गया सीपीयू को, सीपीयू आएगा डिकोड करेगा। अब 2+3 इससे डिकोड किया और समझ गया क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। ऐड के लिए कहाँ पर भेज देगा, एएलयू के पास भेज देगा, और एएलयू क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करके हमको 5 आंसर जो है वो दे देगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान कंट्रोल यूनिट क्या करती है, डिकोड करती है, यानी क्या, निर्देश डिकोड करती है। और एएलयू क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो यानी एएलयू क्या करती है, ऑपरेशंस करती है। तो वही चीजें होगी, एग्जीक्यूट करके यानी ऑपरेशंस जो है वही करती है। तो यहाँ पर कथन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। फिर आगे आते हैं, यहाँ पर कर देंगे बी। ये भी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग फिर आगे आते हैं और आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन क्या है, जो चीज़ अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं सेम वही चीज़ है, बस इसके लिखने का तरीका अलग है। तो अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर है। और एक काम आप लोग जरूर करेंगे, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं तब इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे। बाकी इसका सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए क्या है, सीपीयू इंस्ट्रक्शन को पहले डिकोड करता है, फिर फेच करता है और अंत में एग्जीक्यूट करता है। इनमें से क्या क्या चीज़ें गलत हैं, तो देखिए एक चीज़ है, हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या था, फेच करने का काम था, फिर इसके बाद क्या था, डिकोड, और लास्ट में क्या था, एग्जीक्यूट। अब देखिए इनमें कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। पहले नंबर पे डिकोड लिखा है, यानी पहला वाला भी गलत हो गया। दूसरे पे लिखा है, ये भी गलत हो गया। और अंत में क्या लिखा है, एग्जीक्यूट, यानी तीसरा वाला सही है।
तो कौन कौन सी चीजें गलत हैं? 2 चीजें गलत हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो गई? केवल डिकोड और फेज की स्थिति गलत है। तो देखिए यही चीज जो है वो सही हो जाती, क्योंकि डिकोड और फेज जो है इसकी स्थिति जो है वो गलत है, इनको आगे पीछे होना चाहिए था। फेज यहाँ पर आता और डिकोड जो है वो यहाँ पर आना था। ये चीजें हो गई हैं। हम लोग आगे आते हैं, इसका हो जाएगा ए। अब देखिए हम लोगों की क्लास जो है वो बहुत लंबी हो रही है, तो इस क्लास को तो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। इसके बाद क्या है, इससे रिलेटेड जो भी थोड़े क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।